हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। आज हमारा 6th क्विज सेशन है और आज हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो एक मैच द फॉलोइंग है। ओके, सो यहाँ पर दोनों लिस्ट गिवन है और इसको आपको मैच करना पड़ेगा विद द अप्रोप्रिएट लिस्ट टू। ओके, तो इसको आंसर करने से पहले हमें इंडिफरेंस कर्व के बारे में आई डोंट थिंक सो वी नीड टू गिव अ रीकैप ऑन इट। तो ये हम आंसर कर ही सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर लिस्ट 1 में ए जो है, ए पार्ट दैट इज लिस्ट 1 में जो ऑप्शन जो ये ए पार्ट है वहाँ पर लिखा है कि स्टैंडर्ड एंड आइडेंटिकल यूनिट्स ऑफ अ गुड मस्ट बी कंज्यूम। तो ये किससे रिलेटेड है? ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने पहले ही पानी पूरी का एग्जाम्पल पिछले स्लाइड में, पिछले वीडियोस में मैंने कहा था पानी पूरी का एग्जाम्पल देके कि पानी पूरी एक आइडेंटिकल कमोडिटी है और उसको कंटिन्यूअसली कंज्यूम करना पड़ेगा। तो ये सब कंडीशंस फुलफिल अगर होता है तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाइड होते हैं। तो A2 होगा, राइट। फिर नेक्स्ट है वाटर डायमंड पैराडॉक्स। वाटर डायमंड पैराडॉक्स भी हमने डिस्कस की है, तो वो एडम स्मिथ होगा। नेक्स्ट है ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? जब इनकम इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना चेंज होगा। तो जब इनकम इलास्टिसिटी ज़ीरो हो मतलब इनकम चेंज होने से क्वांटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट। तो सॉल्ट एक एग्जांपल है क्योंकि सॉल्ट नेसेसरी कमोडिटी है, राइट। सो ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी विल बी रिलेटेड टू सॉल्ट और एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई विल बी वन बिकॉज वन इज ओनली लेफ्ट। यहाँ पर एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई लाइक देखिए एंटीक गुड्स या रेयर गुड्स या पेंटिंग्स, जो रेयर गुड्स होते हैं या कमोडिटीज़ होते हैं उसका प्राइस हमेशा हाई रहता है और ये सब रेयर गुड्स है। लाइक प्राइस इंक्रीज होने से सडनली यू कांट इंक्रीज द सप्लाई, राइट। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आप देखिए, ए है 2, ओके, फिर बी है 3, सी है 4 और डी है 1। सो इट परफेक्टली मैचेस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट और इसका जो रीज़न इस क्वेश्चन के साथ दिया गया है, द प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर आर ट्रांजिटिव, सो इफ ही इज इंडिफरेंट बिटवीन टू कॉम्बिनेशंस ए बी एंड सी देन ही विल नेसेसरीली बी इंडिफरेंट बिटवीन ए एंड सी। तो यहाँ पर चारों ऑप्शंस गिवन है, तो इसको आंसर करने से पहले हमें इंडिफरेंस कर्व का कुछ आइडिया होना चाहिए, राइट। हमें पता है कुछ लोगों को आंसर पता है तो वो लोग आप आंसर कर लीजिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं उन लोगों को पता ना भी हो सकता है। तो चलिए एक इंडिफरेंस कर्व का एक रिविजन हम क्विक रिविजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप देखिए, इंडिफरेंस कर्व स्टडीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स और रीजन है इंडिफरेंस कर्व डिस्पेंसेस विद ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। तो इसको आंसर करने से क्या होगा, हमें फिर भी एक बार इंडिफरेंस कर्व को रिवाइज करना होगा। तो चलिए बिफोर आंसरिंग क्वेश्चन 2 and 3 लेट अस गिव अ क्विक रिकैप टू इंडिफरेंस कर्व। तो पहला जो है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट, मतलब इंडिफरेंस कर्व नीचे की तरफ स्लोप करता है, राइट साइड की तरफ। मतलब जब एक कमोडिटी बढ़ती है तो दूसरे कमोडिटी घट जाती है और लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एक जगह पे रहता है, राइट, ठीक है। तो उसे हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। उस इंडिफरेंस कर्व में सेटिस्फैक्शन एक जगह पे रहते हैं। अब हम लॉजिकली ये सोचे कि अगर ऐसा ना हुआ तो क्या होगा। तो यहाँ पर 3 कंडीशंस होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 कंडीशंस गिवन है, ओके। तो पहला या तो कर्व पैरेलल होगा एक्स एक्सिस से, या तो कर्व पैरेलल होगा एक्स एक्सिस से, या वाई एक्सिस से पैरेलल होगा,
या कुछ ऐसा होगा, राइट? तो पहला वाला जो सिचुएशन आप देख रहे हैं ये पैरेलल है, तो अगर ये पैरेलल हम पैरेलल कंडीशन हमने अगर ले ली तो सपोज जहां पर ए लिखा हुआ है वहां पर्टिकुलर एक्स कमोडिटी है, ओके, जहां पर ए लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम कमोडिटी को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, हम कमोडिटी को इंक्रीज कर देते हैं तो क्या रहता है, वाई तो फिक्स रह जाता है। तो ऐसे ही अगर एक प्रोडक्ट अब ज्यादा मतलब आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो एक प्रोडक्ट को फिक्स करके, तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा, सेटिस्फैक्शन लेवल तो एक जगह पे नहीं हो सकता है, राइट? लाइक ऐसे ही अगर एक प्रोडक्ट अब ज्यादा लाइक देखिए यहां पर तो मूवमेंट हो रहा है ए टू बी, राइट? तो ऐसे ही अगर एक प्रोडक्ट आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है आप उसको लीजिए लेकिन दूसरा कम कीजिए। लाइक आप अगर एक्स ज्यादा कर रहे हैं तो वाई तो आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, राइट? तभी तो आपका सेटिस्फैक्शन एक लेवल पे होगा। नहीं तो आप एक्स इंक्रीज करते जा रहे हैं तो वाई को फिक्स रखे तो सेटिस्फैक्शन लेवल तो सेम नहीं रहेगा। तो ये तो अननेचुरल सिचुएशन है, राइट? क्योंकि देखिए आप फॉर एग्जांपल सपोज हम वाई कमोडिटी को कंसिडर कर रहे हैं एग रोल और एक्स कमोडिटी को पानी पूरी, तो आप पानी पूरी इंक्रीज करते जा रहे हो तो सिर्फ पानी पूरी से आपका बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, लेकिन एग रोल फिक्स्ड है, एग रोल लाइक 2 एग रोल पे फिक्स्ड है। तो देखिए आपका सेटिस्फैक्शन लेवल तो एक्चुअली पानी पूरी इंक्रीज होने से इंक्रीज होता है, राइट? इंक्रीज तो होता है, तो सेटिस्फैक्शन लेवल तो फिक्स नहीं रहता है। सेटिस्फैक्शन लेवल तभी फिक्स रहता है अगर आप एक और कमोडिटी डिक्रीज करते हो और दूसरा कमोडिटी आप इंक्रीज करते हो। तो ये एक अननेचुरल सिचुएशन है। सेम लॉजिक फॉर दिस वन एज वेल, ये बी कंडीशन के लिए। और थर्ड जो केस है वो यहाँ पर पॉजिटिवली स्लोप्ड है। तो पानी पूरी और एग रोल का ही एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि देखिए आप पानी पूरी भी इंक्रीज कर रहे हैं खाने का, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पूरी खाते जा रहे हैं और एग रोल भी आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपका तो मतलब पेट भर जाएगा, लाइक हॉरिबल कंडीशन हो जाएगा, राइट? सो दैट इज़ द थिंग, आप इतना तो खा नहीं सकते। इसलिए कमोडिटी सी का भी, ये भी कमोडिटी सी, आई एम सॉरी, लाइक सी कंडीशन इज ऑल्सो अननेचुरल, ओके? तो दैट इज वाई वी कंसिडर डाउनवर्ड स्लोपिंग इंडिफरेंस कर्व, ओके? अब नेक्स्ट जो है यहां पर एवरी इंडिफरेंस कर्व टू द राइट रिप्रेजेंट्स अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो लाइक IC1 आप देख रहे हैं वो एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, IC2 उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ये होता है जब हमारा इनकम इंक्रीज हो जाते हैं, ओके? नेक्स्ट है क्या है कि आप यहाँ पर IC1 है, आप देख सकते हैं IC1 है यहाँ पर, द प्रॉपर्टीज एंड इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर IC1 है और IC2 है और दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट अ पॉइंट K, ओके? तो क्या होता है, एक IC के सारे डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, उन्हें लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बराबर होता है बेसिकली। एक IC का लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बराबर होता है, राइट? और दूसरे पर भी बराबर होता है, लेकिन पहले वाले से अलग होता है। अगर वो ऊपर, लाइक एक IC कर्व अगर ऊपर है तो ज्यादा उसका सेटिस्फैक्शन होगा, और अगर वो कर्व नीचे है तो उसका सेटिस्फैक्शन कम होगा। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। लाइक आप देख सकते हैं ये है IC1, तो IC1 में K पॉइंट और S पॉइंट सेम IC में है, सो K इज इक्वल टू S। और जब आप IC2 कंसिडर करोगे तो यहां पर क्या होगा, यहां पर K इज इक्वल टू T होगा। तो इस लॉजिक को देखकर क्या हो सकता है, इंडिफरेंस अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस लॉजिक, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर T इज इक्वल टू S होगा अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस लॉ और लॉ ऑफ ट्रांसिटिविटी।
लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर T ज़्यादा हो जाता है क्योंकि K अगर S हो और K अगर T हो तो ये दोनों इक्वल है, तो S और T भी इक्वल होना चाहिए, राइट, अकॉर्डिंग टू इट लॉजिकली। तो ऐसा तो नहीं होता है, राइट, T ज़्यादा हो जाता है, T इज़ मोर प्रेफर्ड, लाइक T इज़ अ ग्रेटर सेटिस्फैक्शन देन S। तो इसलिए दोनों IC इंटरसेक्ट नहीं करता है, ये ट्रांजिटिविटी लॉ को वायलेट करता है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर, दैट इज द ICs डू नॉट टच द एक्सिस। तो यहाँ पर देखिए, सॉरी या, तो आप यहाँ पर अब देखिए P पे ये टच कर रहा है, तो जब Y कमोडिटी, तो ये रिप्रेजेंट करते हैं Y कमोडिटी, तो जब P पे टच करता है तो X क्या होता है, X 0 हो जाते हैं। तो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व का बेसिक अजम्पशंस, लाइक टू गुड्स को जो वो कंसिडर करते हैं, इंडिफरेंस कर्व तो टू गुड्स कंसिडर करते हैं, राइट, तो उस बेसिक अजम्पशन को ही वायलेट कर देता है इंडिफरेंस कर्व, राइट। सो ये तो नहीं होगा, ये भी अननेचुरल सिचुएशन है, ठीक है। तो और जो लास्ट वाला प्रॉपर्टी है वो है इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स, कन्वेक्स होता है। तो नॉट कनकेव, कन्वेक्स क्यों होता है, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज डिमिनिशिंग। ओके, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश होता है, इसलिए वो कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। और कॉनकेव इज जस्ट द ऑपोजिट, यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज होता है, और अगर स्ट्रेट लाइन हो तो यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट रहते हैं। तो ये है इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टी, जहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कॉन्वेक्स है, लाइक इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स है और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश होता है, ठीक है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आंसर करते हैं। असर्शन है टू डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट, और उसका रीजन है द प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर आर ट्रांजिटिव, so if he is indifferent between combination A, B and C, then he'll necessarily be indifferent between A and C, और अगर IC intersect करेगा तो ये transitivity axiom violate होगा, so it will be option A. Okay, fine, okay, because this is the reason, okay, क्योंकि हमने एक्सप्लेन कर चुका है, लाइक K इज इक्वल टू S, K इज इक्वल टू T, तो T इज इक्वल टू S होना चाहिए, लेकिन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो T आप देख सकते हैं T ज़्यादा है, मतलब T इज मोर प्रेफर्ड टू S, हायर इंडिफरेंस कर्व का है T, तो इसलिए टू डिफरेंट IC कैन नेवर इंटरसेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, इंडिफरेंस कर्व स्टडीज combination of two goods, it dispenses with ordinal measurement of utility। तो dispenses का मतलब क्या है, dispenses यहाँ पर cardinal utility होगा, ओके, dispense मतलब क्या है, basically to the act of dispensing, to eliminate, okay, so basically यहाँ पर ऑर्डिनल मेजरमेंट होगा, राइट, तो ये ऑर्डिनल नहीं होगा, ये कार्डिनल होगा, सो आर इज फॉल्स, और ये तो ट्रू है क्योंकि IC स्टडीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड, तो ये ऑप्शन C होगा, राइट, क्योंकि IC कर्व कार्डिनल को मेकअप करता है या रिप्लेस करता है। Okay, so that's why this will be cardinal. IC dispenses cardinal measurement of utility. Okay, so this is going to be answer C. Okay.
तो चलिए जल्दी से अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व को रीड कर लेते हैं। कंज्यूमर रैशनल होते हैं। रैशनल का मतलब है ही सीक्स टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन यूजिंग लिमिटेड इनकम। लिमिटेड इनकम से वो कैसे दोनों गुड्स में अपना इनकम एलोकेट करके कैसे अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करता है, क्योंकि आपको पता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है जहाँ पर देखिए ये बजट लाइन है, तो वो बजट फिक्स्ड बजट है, तो जहाँ पर स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो ऐसे उसका लिमिटेड इनकम ऐसे एलोकेट करते हैं बिटवीन टू कमोडिटीज से एक्स एंड वाई, ताकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, इसलिए कंज्यूमर रैशनल है। उसके बाद यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड कार्डिनली, ये हमने कहा क्योंकि रैंकिंग्स होता है तो ऑर्डिनल अप्रोच। नेक्स्ट है द प्राइसेस आर फिक्स्ड एंड द कंज्यूमर हैज़ कंप्लीट नॉलेज अबाउट द मार्केट कंडीशंस, और कंज्यूमर इज नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड, और preferences of the consumer, क्योंकि there is a possible of shifting of the IC curve, higher satisfaction, और preferences of the consumer transitive होता है। if he is indifferent between combination A, B and C, then he will necessarily be indifferent between A and C. okay, तो ये है assumptions। और next है Importance of indifference curve analysis. It dispenses cardinal measurement of utility, क्योंकि cardinal less realistic होते हैं। Next है it studies combinations of two goods, that is discuss consumer equilibrium and its behavior with respect to non-related and substitute goods। ठीक है, तो दो goods combinations को ये discuss करते हैं, तो it discusses the behavior with non-related as well as with substitute goods। It provides a better classification into substitute and complement goods, definitely, क्योंकि देखिए indifference curve different होता है for substitute good, perfect substitute good ऐसे होता है क्योंकि उसका marginal rate of substitution constant है। It will be लाइक दिस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कांस्टेंट होता है परफेक्ट सब्सटीट्यूट के केस में, और जब कॉम्प्लीमेंट्स होता है तब क्या होगा, ये एल शेप्ड होगा क्योंकि उसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ज़ीरो होता है। कॉम्प्लीमेंट्स में तो कोई सब्सटीट्यूशन नहीं होता है ना, दोनों कमोडिटीज़ ही एक साथ कंज्यूम्ड होते हैं। ठीक है, it explains law of diminishing marginal utility with respect to the principle of law with the rate of the marginal rate of substitution। देखिए law of diminishing marginal utility जो मार्शल ने दिए थे वो, और marginal rate of substitution जो हिक्स ने दिए थे, वो दोनों ही एक ही आइडिया बताते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मतलब आप पानी पूरी खाते जा रहे हो तो आपका यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होता जा रहा है, और मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन मतलब आप एक कमोडिटी को आप इंक्रीज कर रहे हो तो ओवर द इंडिफरेंस कर्व वो मार्जिनल रेट जब कॉन्वेक्स होगा, जब आप सब्सटीट्यूट करोगे विथ ऑफ वन गुड विथ अनदर गुड, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन सब्सटीट्यूट आप जब कर रहे हो वो डिमिनिश होता जाता, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो सेम ही प्रिंसिपल वो एक्सप्लेन करता है। ओके, तो ये है, और वो इंडिफरेंट रहता है थ्रू आउट द इंडिफरेंस कर्व। ओके, सो ये हुआ है। नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम द अजम्पशन ऑफ कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, ओके। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम तो हमने कहाँ ही है। कंज्यूमर्स एक्चुअली क्या है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देयर इज़ वन क्वेश्चन ऑन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेसिक्स जो है, तो यहाँ पर देखिए तो सिंगल कमोडिटी में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाय पी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होता है, और टू कमोडिटीज़ के लिए दिस लुक्स समथिंग लाइक दिस। सो कंज्यूमर विल अटेन इट्स इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट वेयर द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ रुपी इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये वाला वर्ड्स में एक्सप्लेन किया गया है। तो इट इम्प्लाइज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम It implies a state of equilibrium where the ratio of the marginal utility of x and the marginal utility of money is equal to the price, और अगर ये MUM1 है तो MUX is equal to PX, right? और ये है it implies that in a state of equilibrium utility per rupee obtained by consumer from good x and y should be equal to marginal utility of money। ठीक है, ओके, तो utility obtained मतलब लिमिटेड इनकम को ऐसे एलोकेटेड होना चाहिए ताकि वो उसका मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का जो रेशियो है वो सेम हो। ठीक है, ओके।
और ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर द स्लोप ऑफ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द बजट लाइन. तो इस इक्वालिटी पॉइंट में आई सी कन्वेक्स होना चाहिए टू द ओरिजिन, दैट इज विच कॉन्फर्म्स विच conforms with the law of not law, assumptions, basic assumptions of the indifference curve. Okay. Then definitely it implies that at the point of equilibrium MRS must be diminishing and price ratios should remain constant. MRS diminish hona chahiye, where the marginal rate of substitution, this hasn't come, basically it is the marginal rate of substitution between good x and good y is basically delta x by delta y, जो कि amount of x which you have, जो कि बेसिकली स्लोप ऑफ आई सी है. अमाउंट ऑफ वाई आप सैक्रिफाइस कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ एक्स, ये बेसिकली स्लोप ऑफ आई सी है. ठीक है, ओके. तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. तो ये क्वेश्चन जो है, आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द टेबल showing the marginal utility schedules of the product X and product Y for a hypothetical consumer. The price of the product X is $4 and the price of the product Y is $2. Okay, the income of the consumer is $20. तो क्या होगा इसका आंसर? देखिए, the question, तो इस क्वेश्चन को आप देखिए. If the consumer can only buy product X, how much will the consumer buy and what will be the total utility? सिर्फ product X वो खरीद रहे हैं, तो X ये 5 होगा. सिर्फ product X मतलब maximum 5 है, तो 5. and total utility आप जानते हैं summation of all the marginal utility. तो जब आप इसको sum करोगे आपको मिलेगा 120. So 4 will be the answer. जब आप इसको total sum करोगे you will get 120. Okay, so 5x and 120. Next question जो है, next question है कि वो same question है. If the consumer buys both product X and Y, how much will the consumer buy of each to maximize utility? यहाँ पर वो कह रहे हैं कि utility maximize करने के लिए आप याद रखिए यहाँ पर इनकम गिवन है $20, तो आपको यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना पड़ेगा गिवन द इनकम. ठीक है, तो आप देखिए अगर आप और प्राइस भी गिवन है, प्राइस ऑफ एक्स है 4, तो अगर आप 3 यूनिट्स ऑफ एक्स कंज्यूम करोगे तो वो 12 होगा, राइट. और अगर आप 4 यूनिट्स ऑफ वाई कंज्यूम करोगे तो 4 इंटू 2 8 होगा. 12 प्लस 8 इज इक्वल टू 20. तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी, मतलब 3x एंड 4y. तो आप 3 यूनिट्स कमोडिटी x कंज्यूम करेंगे और 4y यूनिट्स ऑफ y कंज्यूम करेंगे. Because we multiply the commodity with the price, we multiply the commodity with the price and then we get the expenditure and then we add them and we get the income. Okay, so this is how we get the answer. और ये है इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट. ये है px is equal to $5. ओके, तो ये मार्जिनल जो अभी हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिस्कस की है, तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है. तो यहाँ पर है अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एंड इज स्पेंडिंग इनकम इन सच अ वे दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट एक्स इज 40 यूनिट्स एंड प्रोडक्ट वाई इज 16 यूनिट्स. पर यूनिट प्राइस है px इज इक्वल टू $5. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है और इनकम ऐसे स्पेंड कर रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एक्स दैट इज MUX इज इक्वल टू 40 यूनिट्स. ठीक है, और MUY इज इक्वल टू 16 और प्राइस ऑफ एक्स है 5. तो हमें निकालना होगा प्राइस ऑफ वाई. अब पॉज करके खुद कीजिए क्योंकि ये आप जानते हैं कैसा हो, कैसे करना पड़ेगा. तो आप जानते हैं MUX बाई PX
is equal to MUY by PY, equilibrium. तो 40 by 5 is equal to 16 by PY. So PY will be 2. अब सॉल्व कीजिए तो आंसर होगा ऑप्शन बी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू नो दैट द मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंड on product A is less than marginal utility per dollar spent on product B, consumers who spend all their income on these two products can. तो देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंड ऑन प्रोडक्ट ए इज़ लेस देन मार्जिनल यूटिलिटी per dollar spent on product B. Okay, marginal utility per dollar spent on product A is less than marginal utility per dollar spent on product B. तो क्या करने से कंज्यूमर्स हु स्पेंड ऑल देयर इनकम स्पेंड करते हैं ऑन बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट, तो क्या करने से ये दोनों इक्वल हो जाएगा. तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी ज़्यादा है, तो अगर हम B इंक्रीज़ कर देते हैं, अगर B इंक्रीज़ कर देते हैं तो हमें पता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इफ़ वी इंक्रीज़ द प्रोडक्ट देन मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट्स टू डिक्रीज़. ओके, राइट. और अगर ए हम लेस खरीदेंगे, लाइक बी इंक्रीज़ करेंगे तो ए लेस कर देंगे, तो क्या होगा, ये दोनों एडजस्ट हो जाएगा. इसको हम एडजस्ट करेंगे. आप एनालिसिस कीजिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से. लाइक बी अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी, when you increase more and more then marginal utility will start to decrease क्योंकि MUB ज़्यादा है, right? So you have to bring equality between the two. Okay, so then it is going to be answer C, that is increase total utility by buying of more of B and less of A. ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है. हमने इलास्टिसिटी डिस्कस कर चुके हैं हमने. तो इलास्टिसिटी का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. ओके, तो फॉर अ डिमांड फंक्शन P यहाँ पर गिवन है, P इज इक्वल टू 16 माइनस Q माइनस 0.5 Q स्क्वायर यहाँ पर है. इट इज़ नॉट बीइंग विजिबल द Q स्क्वायर. ओके, सो आई एम वेरी सॉरी. सो दिस इज़ द क्वेश्चन. ओके, सो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा प्राइस इलास्टिसिटी. ओके, सो लेट अस कैलकुलेट दिस. सो dP बाई dQ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम. इट इज़ गोइंग टू बी -1 माइनस Q. अब गिवन है Q4, सो -1 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू -5. ओके, राइट. और अब क्या करना है, अब हमें प्राइस निकालना है. हम Q का वैल्यू पुट कर देते हैं तो प्राइस हमें 4 मिल जाते हैं. इफ वी प्लेस Q इज इक्वल टू 4 तो प्राइस 4 मिल जाते हैं. तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इलास्टिसिटी का. dP, वेट लेट मी इरेज दिस. dP, वेट, वी नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस. ओके, तो देखिए dQ बाई Q P बाई dP. ओके, सो dQ बाई dP इंटू P बाई Q. सो अब हमें dQ बाई dP तो पता है -1/5 बिकॉज dP बाई dQ था -5. और ये, और हाँ, इलास्टिसिटी नेगेटिव होता है. दिस नेगेटिव साइन इज गिवन बिफोर ओनली. So yeah, so this negative sign is given below before. So into 4 by 4. So I'm very sorry, I'm just writing it in this way. Yeah, तो ये कट हो जाता है. So as a result you get +1/5 which is equal to what? 1/5 कितना है? 1/5 है बेसिकली 0.2. सो दिस इज द आंसर. ओके,
ये बी होगा. आई हैव गिवन 1 2 3, सो दिस इज बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये p इज इक्वल टू 10 माइनस 2x माइनस 0.5x². ये भी वही से आपको dp बाई dx निकालना होगा. निकालने के बाद आप x प्राइस आप निकाल लेंगे विथ बाई प्लगिंग इन x इज इक्वल टू 2. ओके, प्राइस आप निकाल लेंगे. उसके बाद आप इलास्टिसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा. सो ये आंसर बी होगा 0.5. और जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप देखिए, ये Q इज इक्वल टू 20 बाई पी है. ठीक है, Q is equal to 20 by P given the demand function where the symbols have their usual meaning at which the price elasticity of demand would be unity. तो ये कैसा होगा देखिए, आप डिफ्रेंशिएट करिए. dq by dp is equal to minus 20 by p². ओके फाइन. तो अब आप क्या करोगे, अब इलास्टिसिटी का फॉर्मूला दीजिए. dq by q by dp by p. So dq by q dp, sorry, this will be dq by q p by dp. ओके, तो यहाँ पर dq by dp हमें मिला था -20 बाई p². तो हम लिख देते हैं -20 बाई p². और यहाँ पर माइनस साइन कांस्टेंट है, याद रखना. ठीक है, और यहाँ पर p बाई क्यू. तो p बाय हम q पे फिर एक बार 20 बाई p सब्सटीट्यूट कर देते हैं. तो वो आएगा p² बाई 20, बिकॉज हम यहाँ पर q में हम लिख देते हैं 20 बाई p. ओके, ये हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ऐसा आएगा. सो दिस विल क्रॉस करके ये 1 हो जाएगा. राइट. तो इलास्टिसिटी एट विच द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी यूनिटी. तो यहाँ पर बोल रहा है कि प्राइस क्या होगा, डिमांड फंक्शन हैविंग द सिंबल्स हैव एट विच प्राइस कितना प्राइस में ये इलास्टिसिटी 1 होगा. तो यहाँ पर प्राइस गिवन नहीं है लेकिन प्राइस कट हो जा रहा है, तो ये ऑल ऑफ दीज होगा. ओके, आंसर डी. सो आई होप दिस इज क्लियर. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था नेट का ऑन दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स विच हैव कवर्ड. सो आई होप ये क्लियर है आप लोगों को. सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. वी विल बी कमिंग अप विथ मोर क्वेश्चंस, मोर क्विज, एंड आई होप लाइक दिस इज बिकमिंग ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, बिकॉज मैंने बेसिक से ही स्टार्ट किए थे, like so that it will be easier for you to get a clear idea and clear concepts. Okay, so till then stay safe. Okay, bye bye.